Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So अभी हम कर रहे थे मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, फंक्शन रहेंगे, किस क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। एंड होप सो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको इस तरीके से मैनेज करना कि वो अपने गोल को अचीव कर सके और हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सके अच्छे तरीके से, टास्क को परफॉर्म करके। तो अगर एचआरएम की बात करते हैं हम, तो ये डील किस किस के साथ करता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अ लेबर। यानी कि उनको किस तरीके से काम करवाना है, किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, डेवलपमेंट हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है उनका हम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सके, राइट पर्सन टू राइट जॉब हम प्रोवाइड कर सके। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मैक्सिमम द पर्सनल डेवलपमेंट, की उनका डेवलपमेंट हो। सेकंड क्या आएगा कि उनका जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन हो, उन दोनों की रिलेशनशिप के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो दोनों की रिलेशनशिप के बीच में। वो मोटिवेट हो फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स से, और फिजिकली, और जो रिसोर्सेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, और मैक्सिमम जो काम कर रहे हैं वो एक मोटिवेशन के थ्रू वो काम करे, अपना जो भी टास्क परफॉर्म कर रही हैं। फिर आगे हम बात करते हैं फंक्शन की। क्या क्या फंक्शन होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? नंबर 1 हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर। ट्रांसफर प्रमोशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हो, वहां से आपको डिटेल से इनके मीनिंग है वो पता लग जाएंगे। और वैसे अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो प्रमोशन जो होता है वो वर्टिकल होता है, ट्रांसफर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ओके। टर्मिनेटिंग ट्रेनिंग टू ह्यूमन रिसोर्स वेजेस एंड अदर इंसेंटिव, जो हम वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अदर इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं हम एम्प्लॉयज़ को। सर्विस एक्टिविटीज़, पर्सनल रिसर्च, जॉब एनालाइज एंड इवेल्युएशन, प्रोविजन फॉर गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो ये हमारे फंक्शंस रहते हैं। किसके फंक्शन रहेंगे? ये रहेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अब आइए आगे हम पढ़ते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट हम करते हैं मेथड्स रिक्रूटिंग द वर्कर। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेथड्स रिक्रूटिंग द वर्कर्स। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वेजेज को, वो हम फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, जिसके थ्रू हमें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेजेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1 इज अ डिमांड एंड सप्लाई, जो एम्प्लॉयज़ की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है एम्प्लॉयज़ की, वो भी अफेक्ट करेगी आपकी वेजेस को। मान लीजिए आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारी सप्लाई है एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ से क्या होगा? अगर आप वेजेस कम देते हो तो भी आपको मिल जाएगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो भी आपको अदर पर्सन मिल जाएगा, अपॉइंट हो जाते हैं। बट अगर डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है तो आपको वेजेस क्या रखनी पड़ेगी? हाई रखनी पड़ेगी, तो ये अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके वेजेस को। बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग में क्या आ जाएगा आपका? जैसे कि नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? जब आप आपस में बातचीत करते हो, जब आप मैनेजमेंट के साथ बात करते हो कि हमारी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए या कम है, हमें बोनस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इस तरीके से होता है। यहाँ पे बार्गेनिंग पावर भी अफेक्ट करती है वेजेस को। गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन, प्रोडक्टिविटी, जॉब रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रिविलेजिंग वेजेस रेट, जो प्रचलित आपकी जो चल रही है करंट में वेजेस रेट, सोशल इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड एबिलिटी टू द पे। तो ये कुछ हमने पढ़ा है मेथड्स रिक्रूटिंग द वर्कर्स। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे फिर मेथड्स ऑफ वेजेस।
मेथड ऑफ वेजेस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे कि अगर हम जैसे वेजेस डिसाइड कर रहे हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि हम क्या कर रहे हैं, वेजेस को डिसाइड कर रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वेजेस को। बट अब हम पढ़ेंगे कि मेथड्स, कौन से मेथड से हम वेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं। और इसके अंदर नेट के अंदर प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और श्योरली आपका चांस है कि पीजीटी के अंदर भी इसके अंदर से क्वेश्चन आने के 90% चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो इंपॉर्टेंट ही रहता है, वहां से एक या दो क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, तो आप ध्यान से समझना इन सबको कि मेथड्स को। नंबर 1 यहाँ पे आता है टाइम वेजेस। टाइम वेजेस जो मिलती है वो अकॉर्डिंग टू द आवर्स, डे, वीक, मंथ, ऑल्सो नोन एज अ डे वर्कर सिस्टम एंड डे वेजेस सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है यहाँ पे पीस वेजेस सिस्टम। पीस वेजेस में क्या आएगा, ये इंप्रूवमेंट है टाइम वेजेस का, और इसके अंदर क्वालिटी ओरिएंटेड होता है, नॉट टाइम ओरिएंटेड। नेक्स्ट फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको कि क्या फॉर्मूला रहेगा। सो देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला दिया, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू में रेट पर यूनिट। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस एंड डेप्थ सिस्टम। बैलेंस एंड डेप्थ सिस्टम के अंदर टाइम और पीस दोनों को एडअप कर दिया जाता है, यानी कि दोनों को कंसीडर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मिनिमम टाइम वेजेस एंड पीस वेजेस एज एन अल्टरनेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हम प्रीवियस में टाइम और पीस का दोनों पढ़ के आए हैं, उन दोनों को कंबाइन करके बैलेंस एंड डेप्थ सिस्टम के अंदर बता दिया गया है। नेक्स्ट आता है फिर आपका इंसेंटिव वेज प्लान। इंसेंटिव वेज प्लान के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर बोला गया है कि क्वालिटी ऑफ बोथ टाइम पीस सिस्टम, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, दोनों चीज़ों को कंसीडर किया जाता है इंसेंटिव वेज प्लान के अंदर। और इसको फिर फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है कि किस किस तरीके से। नंबर 1 आता है यहाँ पे टेलर डिफरेंशियल पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि जो टेलर है, एफडब्ल्यू टेलर, उन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स के वर्क के अकॉर्डिंग हमें इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाना चाहिए रेदर देन अ कांस्टेंट इंसेंटिव। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो लोअर प्रोडक्शन कर रहा है उसको लोअर पीस रेट से दिया जाना चाहिए, और जो हायर प्रोडक्शन कर रहा है उसको हायर वेजेस प्रोवाइड की जानी चाहिए। ओके, और इसने बोला कि सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, यहाँ पे बोल रखा है कि टू मैक्सिमम द प्रोडक्शन बाय फुल यूज ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर्स एंड इलिमिनेट फेयर ऑफ अ वेजेस कट। इसने बोला जो वर्कर्स होते हैं वो अपना फुल यूटिलाइजेशन से काम करें, और ये इलिमिनेट करना चाहिए कि वर्कर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी वेजेस कट कर रहे हो, ये डर नहीं होना चाहिए वर्कर के मन में। अगर डर नहीं होगा तो वो अपना पूरा यूटिलाइजेशन के साथ काम करेगा। बी आएगा यहाँ पे हैस्ले प्रीमियम प्लान। हैस्ले प्रीमियम प्लान के अंदर क्या आता है, ऑल्सो नोन एज अ हैस्ले वीयर प्लान भी हम इसको बोलते हैं, जहां पे इसके अंदर एड ऑन कर दिया जाता है प्रीमियम बेसिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ फीचर्स भी है जो हम पढ़ेंगे अभी। हैस्ले प्रीमियम प्लान के कुछ फीचर्स रहेंगे, क्या क्या फीचर्स रहते हैं वो। ऑफर द गारंटी ऑफ द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस की ये गारंटी देगा कि मिनिमम तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप काम को मान लीजिए ज़्यादा करो या फिर कम करो। कई वर्कर ऐसे होते हैं जो लेस इफिशिएंट होते हैं, लेस स्किल्ड होते हैं, तो आप कितना भी करो आपको एक जो मिनिमम वेजेस है ना वो मिलेगी। नंबर 2 इसने बोला फिर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स ऑन बेस ऑफ द पीरियर एक्सपीरियंस, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम एक फिक्स कर दिया जाता है, और वो किसके बेसिस पे फिक्स होगा कि पीरियड के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, पहले आपका एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है। अगर आप विद इन अ टाइम में अगर आप टास्क को परफॉर्म कर देते हो तो प्रीमियम वेजेस अगर आपको मिलेगी, और अगर आप बियॉन्ड द टाइम करते हो, आप मान लीजिए जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उससे भी बाद में आप कंप्लीट करते हो तो आपको टाइम वेजेस मिलेगी। नेक्स्ट बोल रखा है इसने 1/3 और 1/2 प्रीमियम वरी, ये डिपेंड करता है कि किस पर्सन ने कितना काम किया है। सी आता है फिर रोमन प्रीमियम प्लान। इसके अंदर क्या आएगा आपका, जेम्स डाउन इन 1990 ब्रिटेन मॉडिफाई हेल्थ से प्लान एंड डिफरेंस इज दैट टू कैलकुलेट प्रीमियम फॉर टाइम सेव। तो इन्होंने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया जहां से आपका टाइम की जो है वो शेविंग हो सकती है। क्या क्या फॉर्मूला बताया प्रीमियम के लिए, इसने बोला टाइम सेव्ड इनटू में टाइम टेकर एंड स्टैंडर्ड टाइम इनटू में हार्ली रेट। नेक्स्ट इसने बोला टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम टेकन इनटू में हार्ली रेट प्लस में प्रीमियम। तो इसके अंदर से सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है
ओके तो कोई श्योर नहीं है कि पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर में आज तक जो क्वेश्चन आया वो फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं आया है, बट ऐसे पूछ लिया जाता है, या तो क्रॉसिंग में आ जाता है आपका क्वेश्चन कि किसने कौन सा मेथड दिया है, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि रोहन प्लान में किसको अडॉप्ट किया गया है, एफडब्ल्यू टेलर ने कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जो डिफरेंशियल पीस रेट जो अडॉप्ट किया है वो किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बट फॉर्मूला आप थोड़ा सा कंसीडर कर लेना, बाई चांस आ जाए तो आप कर सकते हो। अदर भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे मेरी मल्टीप्लाई पीस प्लान हो गया, इमर्सन इफिशिएंसी प्लान, ब्रोडक्स प्लान, गैंट टास्क एंड बोनस एंड हेंसले प्लान, ये हम पहले पढ़ के ही आए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉब एनालाइज की। जॉब एनालाइज हम पहले भी पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा और आप ब्रीफ से पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जॉब एनालाइज, एनालाइज का मतलब क्या होता है कि आप जॉब के बारे में डेप्थ से स्टडी कर रहे हो, यानी कि आपको जॉब का पता चल रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग। ये हेल्प करता है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए, असिस्टेंट इन एचआर प्लानिंग करने के लिए, फैसिलिटेटिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग। जब आप जो प्रोसेस करते हो, प्लानिंग करते हो, रिक्रूटिंग करते हो, सिलेक्शन करते हो, एट दैट टाइम अगर आपने जॉब को एनालाइज कर रखा है, आपको पता है कि क्या इस जॉब के लिए आपको एबिलिटी की ज़रूरत है, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आपके लिए पर्सन को सिलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो होता है आपका जॉब एनालाइज। अगर मेथड की बात करते हैं तो कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं जॉब को एनालाइज करने के लिए? ऑब्जर्वेशन मेथड, पार्टिसिपेशन मेथड, क्वेश्चनरी मेथड, इंटरव्यू मेथड, रिकॉर्ड मेथड, चेकलिस्ट मेथड एंड टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। ये सब मेथड्स होते हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ द जॉब एनालिसिस। क्या क्या स्टेप रहेंगे आपके जॉब एनालिसिस के? सबसे पहले सिलेक्ट द जॉब फॉर एनालिसिस, आप सेलेक्ट करोगे किस जॉब का एनालिसिस करना है। नंबर 2, कलेक्शन ऑफ द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। देन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। ये कुछ स्टेप रहते हैं आपके जॉब एनालाइज के। देन हम बात कर लेते हैं जॉब इवेल्युएशन के बारे में। तो अगर हम जॉब इवेल्युएशन के बारे में बात करते हैं तो जॉब इवेल्युएशन का मतलब होता है वर्थ ऑफ द जॉब। जॉब की वर्थ क्या है अदर जॉब के कंपैरिजन के अंदर। ओके, इसके अंदर आ जाता है आपको, आप रेटिंग बोल सकते हो कि आप रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हो या आप वैल्यू डिसाइड कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर जॉब की किसी दूसरे जॉब के साथ कंपैरिजन करके। इसके स्टेप क्या क्या होंगे? लाइक मान लीजिए सेटिंग ऑफ द इवेल्युएशन, नंबर 2 पे डिजाइनिंग जॉब एनालिसिस प्रोग्राम, आप डिजाइन करते हो किस तरीके से एनालाइज करना है। फॉर्मुलेटिंग जॉब इवेल्युएशन प्रोग्राम एंड डी पे यहाँ पे क्या आएगा? कंडक्ट द विजिज, आप विजिज डिसाइड करते हो। और फिर आता है आपका क्लासिफाइंग द एम्प्लॉयज। अब किस किस मेथड से जॉब इवेल्युएशन हो सकता है? रैंक मेथड से हो सकता है, आप रैंक दे दीजिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से ग्रेडिंग दे दीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए पॉइंट मेथड से। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं फॉर द रिगार्डिंग ऑफ द जॉब इवेल्युएशन। ओके, तो यहाँ तक हमने किया है। नेक्स्ट आपके कुछ ये मेमोरेबल थिंकर्स की बुक्स है, तो इनको आप चाहो तो एक बार रीड कर लेना, बाकी इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली फॉर रीड। नेक्स्ट ये आपके जो भी मैंने आपको करवाया है उससे रिगार्डिंग या कुछ डिफरेंट मेमोरेबल पॉइंट्स हैं, सो इसको आप ओनली रीड कर लेना, कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। जो आपके सिलेबस के अंदर है वो हमने ऑलरेडी कवर करवा दिया है आपको। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम अभी, यहाँ पे ये पेजेस भी रीड कर लेना। यहाँ से करते हैं अभी हम, देखिए यहाँ से डिटेल से करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, यहाँ से हम नंबर 1 हम बात करेंगे मार्केटिंग की। बेसिकली अगर बात करते हैं मार्केटिंग की, मार्केटिंग की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, executing and tackling the marketing strategy of an organization।
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप प्लानिंग करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो, कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हो, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो वहां पे, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो ना, उसके रिगार्डिंग आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो और देन आप एग्जीक्यूट करते हो। वो क्या होता है, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, कि किस तरीके से आप मैनेज करके चलते हो, किस तरीके से प्रोडक्ट से रिलेटेड आप प्लानिंग करते हो, क्रिएटिव करते हो उसको, किस तरीके से आप लोगों के बीच में अवेयरनेस करते हो किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या होती है, एक फिलोसफी है। एंड मार्केटिंग इज अ बेल्ट दैट कनेक्ट टू मेजर व्हील्स ऑफ द इकोनॉमिक, नेमली प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर। यानी कि किस किस को ये किस किस के बीच का कॉम्बिनेशन बनाती है, यानी कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर कौन हो गया, जो प्रोडक्ट बना रहा है, और कंज्यूमर क्यों क्या कौन हो गया, जो अल्टीमेटली लास्ट में प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, वो कौन हो गया, आपका कंज्यूमर हो गया। नीड की अगर बात करते हैं तो नीड क्या होती है, अगर जिस भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, बेसिकली नीड की बात करते हैं तो फूड, क्लोथ, शेल्टर, सेफ्टी एंड स्टीम नीड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ नीड। और अगर वांट की हम बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, अब मान लीजिए हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, खाने के अंदर हमें क्या चाहिए वो डिपेंड करता है, वो आता है हमारी वांट के अंदर, यानी कि स्पेसिफिक फूड। और इसने बोला फिर पेयोल के अकॉर्डिंग मार्केटिंग की डेफिनेशन दी गई है कि जहाँ पर हम दोनों की स्टडी करते हैं, बाइंडिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर स्कोप ऑफ मार्केटिंग। एंड आप एक चीज और ध्यान रख लीजिए यहाँ से, कि जो अगर बेसिकली अगर मार्केटिंग के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप कर सकते हो कि प्रोडक्शन से पहले एंड आफ्टर द सेल सर्विस, आफ्टर द सेल जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, क्योंकि सब सब क्या होता है, मार्केटिंग का ही तो होता है ना। अब मान लीजिए जैसे रॉ मटेरियल आया, उसको सेमी फिनिश में किया, फिर फिनिश गुड्स में, फिर प्रोडक्शन तैयार हुआ है, उसके बाद जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो, प्राइस डिसाइड करना, प्रमोशन करना, ठीक है, प्लेस डिसाइड करना, तो ये सब जो करो। और आफ्टर सेल सर्विस तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके मार्केटिंग का, आपको पता भी होगा। लाइक मान लीजिए कोई भी अगर हम प्रोडक्ट घर पे लेके आते हैं तो उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, अगर वो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो हम मानते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, उसके रिगार्डिंग उसकी क्या हुई, पॉजिटिव मार्केटिंग हुई ना। हम दोबारा से जाएंगे तो उसी शॉप पे जाएंगे क्योंकि उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट बोलेंगे कि हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम प्रमोशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, हमारे जो कस्टमर है उनको प्रोडक्ट देके। ओके, इतना आप कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। नेक्स्ट हम करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। क्या क्या स्कोप रहता है यहाँ पे, आप जो कंज्यूमर है उसको एनालाइज करते हो एंड रिसर्च करते हो कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें ताकि कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सा आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अडॉप्ट करते हो। ओके, नेक्स्ट प्राइसिंग मेथड एंड पॉलिसी, क्या प्राइसिंग सेट करते हो, क्या पॉलिसी मेंटेन करते हो। लाइक मान लीजिए कि पेनेट्रेशन या फिर स्कीमिंग। अब स्कीमिंग के अंदर क्या होता है, पहले हाई प्राइस रखते हो देन लो पे जाते हो, पेनेट्रेशन में पहले लो प्राइस रखते हो देन हाई पे जाते हो। तो ये हो जाता है किसने किस प्राइसिंग मॉडल को अडॉप्ट कर रखा है या फिर पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है। नेक्स्ट आता है फिर आपका स्टडी ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, डिसीजन आफ्टर सेल सर्विस। ये आ गया ना आफ्टर सेल सर्विस, कहाँ से स्कोप हुआ, कंज्यूमर एनालाइज से लेके आफ्टर सेल सर्विस तक का जो स्कोप होता है वो सारा मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर हम बात करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट की। हमारा इन्वायरमेंट बेसिकली टू टाइप का होता है ब्रॉडली, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो के अंदर आ जाता है क्या क्या आएगा, माइक्रो के अंदर इंटरमीडिएटरीज आ जाएंगे, कस्टमर आ जाएंगे, सप्लायर आ जाएंगे, कंपटीटर आ जाएंगे। और मैक्रो के अंदर जो बड़े लेवल पे होते हैं, जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, उसके अंदर आपका आ जाता है फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका साइको इन्वायरमेंट आ जाएगा, फिजिकल के अंदर आप बोल सकते हो जियोग्राफिकल
जो कि अफेक्ट करता है, ठीक है। साइको इकोनॉमिक के अंदर आ जाता है आपका ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम एंड वेल्थ। ओके, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है, पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है, तो वहां से भी वो इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है। अब जो पहले वाली पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने कुछ और रूल रेगुलेशन और कोई रूल रेगुलेशन को मान लीजिए जनरेट कर दिया या फिर मार्केट में बोल दिया कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए, और कोई दूसरी अगर पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने अपने रूल रेगुलेशन चेंज कर दी, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, या जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट कर रखी है उस पर। तो ये फैक्टर भी हमें अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ चेंज आ गया है, कुछ फीचर्स के अंदर कुछ चेंज आ गया, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत इफेक्ट करती है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है लाइक एज आ जाती है, जेंडर, फैमिली, लाइफ साइकिल, ये सब आ जाता है आपका डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। देन हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की। तो कंज्यूमर बिहेवियर की जो हम बात करते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या यानी कि किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। कंज्यूमर के बिहेवियर को हम एनालाइज करते हैं कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ द सर्चिंग। जब सर्च कर रहा है कंज्यूमर, तो किस तरीके से सर्च कर रहा है, हम उस चीज़ को एनालाइज करेंगे, किससे वो ज़्यादा पूछ रहा है और किससे वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। अपने फ्रेंड सर्कल से अफेक्ट हो रहा है, अपनी फैमिली से अफेक्ट हो रहा है, मान लीजिए जहाँ पे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जा रहे हैं, तो कौन से लोग कहाँ कहाँ से अफेक्ट होते हैं। लाइक मान लीजिए कि जो कोई कॉलेज स्टूडेंट है, वो कहाँ से अफेक्ट होगा, अपने फ्रेंड सर्कल से। जो चीज़ें उसकी फ्रेंड सर्कल के पास है, वही क्या चाहिए, उसको भी चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ी सी अगर आप बात करते हो कि आप अपने पेरेंट्स की बात करते हो, तो वो कहाँ से अफेक्ट होते हैं, मान लीजिए आप फैमिली के अंदर क्या बोल रहे हैं, फैमिली के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ से पूछते हैं। तो इस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर क्या होता है, एनालाइज करना एट द टाइम ऑफ द सर्चिंग, परचेजिंग, यूजिंग, इवेल्युएटिंग द प्रोडक्ट के बारे में जब इवेल्युएशन की जा रही है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अफेक्ट करता है बाय द पर्सनली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी हो सकते हैं जो एक ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। देन हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, जब डिवाइड किया जाता है हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस सबसेट ऑफ कस्टमर के अंदर, जब हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए मार्केटिंग अगर सेगमेंट की बात करेंगे, तो मार्केटिंग सेगमेंट में क्या होता है, डिफरेंट है। यहाँ पे मान लो गर्ल्स के क्लोथ्स है, यहाँ पे बॉयज़ के हैं, और यहाँ पे चिल्ड्रन के हैं। ओके, अब गर्ल्स वाले में भी तो अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी ना गर्ल्स में, बट मिलेंगी किसके, गर्ल्स के। अब ये तो क्या हो गए, ये तो आपके हेट्रोजीनियस हो गए। बट जो गर्ल्स का अगर कॉलम उठाते हैं, एक सेगमेंट उठाते हैं, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यही होता है आपका मार्केट सेगमेंट के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि जो मार्केट सेगमेंट है, उसको भी किस तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिए आप, यहाँ पे आता है मार्केट सेगमेंट, कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। कंज्यूमर मार्केट के अंदर आता है जियोग्राफिकल सेगमेंट, रीजन, सिटी, रूरल, अर्बन। ये मैंने बताया था ना आपको कि ये आपका जियोग्राफिकल जो सेगमेंटेशन होता है, वो सिटीज़ के अकॉर्डिंग होता है, रूरल में है, अर्बन में है। डेमोग्राफिक सेगमेंट, एज, फैमिली साइज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन एटसेट्रा। साइकोलॉजिक, ये तो लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी, बिहेवियर, ओकेजनल, लॉयल्टी, एटीट्यूड, बेनिफिट, रेडीनेस, यूजर स्टेटस। इनसे क्या होता है, अफेक्ट होता है। या अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर आपको परचेज करनी है, ठीक है, सपोज यहाँ पे जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेगमेंट। तो सेगमेंट हम जो पढ़ रहे हैं, वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा। जो कंज्यूमर मार्केट है, उसके अंदर हम किस किस तरीके के सेगमेंट बना सकते हैं, वो इस तरीके के बना सकते हैं जो हमने पढ़ा, जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, साइकोलॉजिक, बिहेवियरिस्टिक बना सकते हैं। ओके, सो इनके अंदर से भी क्या क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिस्क्राइब किए गए हैं, जो कि हमने रीड आउट किया। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि किस सेगमेंट के अंदर कौन सी जो है वो टाइप की पर्सनैलिटी के लोग आते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट हो जाती है, उसके सेगमेंटेशन किस तरीके से होंगे, टाइप ऑफ कस्टमर, कंज्यूमर, साइज ऑफ कंज्यूमर एंड टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन। देन हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स की।
अगर मार्केटिंग मिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल। यहाँ पे क्या होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। जो हम मैक्रो के अंदर पढ़ के आए हैं वो क्या है, आपके अनकंट्रोलेबल। और अगर आप इन वेरिएबल्स का यूज करते हो तो आप अपनी फर्म के अंदर एक अच्छा रिवेन्यू क्रिएट कर पाते हो, एक अच्छी इमेज या गुडविल अचीव कर पाते हो, और आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका फेरे क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने 2 पार्ट्स में, ऑफरिंग एंड मेथड्स एंड टूल। ऑफरिंग में क्या क्या ऑफर करते हो, प्रोडक्ट ऑफर करते हो, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड सर्विसेज। मेथड में कौन कौन से मेथड यूज करोगे, आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करोगे, पर्सनल सेलिंग का यूज करोगे, यानी कि फेस टू फेस सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फेस टू फेस। समटाइम आपके भी घरों में आए होंगे जो पर्सनल सेल्स मैन होते हैं, वो कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनका ये यूटिलाइज है, आप ले लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों बेनिफिशियल होगा, वो सब चीज़ें भी आपको बताई जाती है। नेक्स्ट आता है फिर एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी। ये सब क्या होते हैं, मेथड्स या टूल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे लेजर एंड केली क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया गया है, मार्केटिंग मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, गुड्स एंड सर्विसेज मिक्स, कम्युनिकेशन मिक्स। मैकार्थी के द्वारा 4 पीस दिए गए हैं। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने अपने अपने अकॉर्डिंग दिए हैं। ओके, और मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, 4 पीस को ही हम पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट होता है, प्लेस होता है, प्राइस होता है, प्रमोशन होता है। प्रोडक्ट कैसा हमने प्रोडक्ट बनाया है, कैसा क्रिएटिव प्रोडक्ट हमने बनाया है। यहाँ पे प्लेस आ जाता है कि कहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जहाँ जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन सा प्लेस हमने डिसाइड किया है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट किया, कैसे हम प्रमोशन कर रहे हैं। तो मोस्ट वाइडली हम 4 पीस को इंक्लूड करते हैं, और 4 पीस किसके द्वारा दिए गए हैं, EJMC मैकार्थी के द्वारा, यानी कि हम बोल सकते हैं मैकार्थी के द्वारा दिए गए हैं आपके 4 पीस। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, सो प्रोडक्ट क्या होता है, एक बंडल ऑफ यूटिलाइज, यानी कि बंडल होता है, जो चीज़ आपको चाहिए होती है, जो चीज़ आपको यूटिलाइज करनी होती है, जिसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं एंड सर्विसेज होती है, जो क्या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए आप घर पे अगर वॉशिंग मशीन लेके आए हो, वो भी तो एक प्रोडक्ट ही है ना एक तरीके से। अब उसके क्या क्या फीचर्स है, वो आपके जो क्लोथेज है उसको वॉश कर देती है, टाइम पे उसको सुखा भी देती है। तो ये सब जो काम जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हमारे लिए इजी हो रहा है ना, हमारी लाइफ इजी हो रही है। सो प्रोडक्ट क्या होता है कि जिस चीज़ की हमें नीड है, वही उन्हीं फीचर्स के साथ हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो इट अफेक्ट अदर फैक्टर ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट लेवल की और अगर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं, तो आइए ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के अंदर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। कोर प्रोडक्ट बेनिफिट। कोर प्रोडक्ट बेनिफिट क्या होता है कि मेन ओरिजिनल वर्क या फिर रियल में आपको चाहिए क्या प्रोडक्ट के अंदर, तो ये होता है कोर प्रोडक्ट बेनिफिट, होता है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर गए हो, कहीं पे मान लीजिए कि आप कहीं नई जगह पे गए हो, और वहाँ पे क्या हो गई, रात हो गई है, आपको क्या चाहिए, रहने के लिए आपको रूम चाहिए। आप ये नहीं सोचोगे वहाँ पे कि आपको ऐसा रूम चाहिए, वैसा रूम चाहिए। तो कोर प्रोडक्ट बेनिफिट का मतलब होता है आपको रियली में नीड किस चीज़ की है। एट दैट टाइम अगर कहीं पे जाते हो कोई अननोन प्लेस पे और वहाँ पे रात हो गई है, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, रूम चाहिए वहाँ पे आपको अल्टीमेटली। ओके, अब वहाँ पे कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो नहीं पता, सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आता है कोर आपकी नीड क्या है। ओके, यानी कि अगर मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए। ठीक है, खाने के अंदर अब ये नहीं है कि आपको पिज्जा चाहिए, आपको बर्गर चाहिए, नहीं, खाने के अंदर अगर आपके जैसे कि आप लगा सकते हो कि चपाती चाहिए, ठीक है, या लगाने के लिए आपको सब्जी चाहिए, बस इतना ही लगा सकते हो ना नॉर्मली। यहाँ पे आता है कोर प्रोडक्ट के अंदर जो ओरिजिनली आपकी नीड है। सेकंड आता है बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट में क्या आ जाता है आपका, बेसिक प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट कंसिस्ट द सम स्मॉल पोर्शन इन इट्स कंप्लीशन। बेसिक में जो आपकी बेसिक नीड को फुलफिल करे। मान लीजिए कि जैसे कि अगर आप खाना ऑर्डर कर रहे हो वहाँ से, तो खाना ऑर्डर कर रहे हो तो आपकी जो चपाती है वो 3 से 4 आपकी चपाती दे, आपको सब्जी दे, या फिर साथ में कुछ लस्सी वगैरह दे दे। तो यहाँ से ये क्या होती है आपकी बेसिक नीड, बेसिक प्रोडक्ट आप बोलोगे यहाँ पे। फिर होता है आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में आ जाता है कि क्या आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि क्या क्या आपको मिलना चाहिए, वो आ जाता है आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर। ओके, 1 मिनट का टाइम दीजिए आप मुझे।
देखिए यहाँ पे आप साथ के साथ एग्जांपल लिख लीजिए। चाहे अगर हम रूम का लेके चलते हैं तो आपको कोर जो बेनिफिट है उसके अंदर आएगा आपको रेस्ट करना, रेस्ट एंड स्लीप। इसी के लिए अब हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, ओके, रूम वाला ही एग्जांपल लेके चलेंगे क्योंकि दोनों एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल लेके चलेंगे और पूरा हम क्लियर करेंगे। सो कोर प्रोडक्ट बेनिफिट हमने कर लिया, देन आता है बेसिक प्रोडक्ट। सो बेसिक प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा आपका जो रूम चाहिए वहां पे क्या क्या होना चाहिए, बेड होना चाहिए, वॉशरूम, टॉवल, डेस्क, ड्रेसर। ओके, ये सब होने चाहिए आपके रूम के अंदर। ये है आपकी बेसिक प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है कि आपको सोचते हो या मान के चलते हो कि रूम के अंदर ये चीजें अवेलेबल होगी। ये आता है आपका बेसिक प्रोडक्ट के अंदर। देन हम बात करते हैं, साथ के साथ आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको लर्न रहे, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में क्या होगा कि जैसी आप उम्मीद कर रहे हो वैसा प्रोडक्ट आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता, यानी कि आपने बेसिक प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया, क्या आपको वैसा ही मिला है या फिर नहीं मिला जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट फिर आता है आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आएगा आपका, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखिए आप लिख लीजिए ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा जब आपको मिलता है तो वो आ जाता है आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि बियॉन्ड द नॉर्मल प्रॉफिट आप बोल सकते हो या बियॉन्ड द थिंकिंग आप बोल सकते हो कि आपको जो रूम मिला था वो बहुत ही अच्छा रूम मिला, वहाँ पे आपकी जो फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा वो आपको अच्छी मिली है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिला है जैसा आपने सोचा भी नहीं था, वो होते आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। और अगर पोटेंशियल अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, सो पोटेंशियल के अंदर आएगा यहाँ पे some additional in future टू प्रोडक्ट के अंदर आप इन फ्यूचर कुछ एडिशन करने वाले हो, कुछ एडिशनल फैसिलिटीज देने वाले हो, वो आ जाता है आपका पोटेंशियल प्रोडक्ट के अंदर। तो आपके ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अभी हम फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है गुड्स का। देखिए अब फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा वो होता है आपका ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गेबिलिटी एंड यूजेस के बेस पे। ड्यूरेबिलिटी के बेस पे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल होते हैं एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स की अगर बात करते हैं तो वो गुड्स होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, लाइक आप फर्नीचर मान सकते हो। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं आपके, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम करते हैं अभी सर्विसेज के बारे में, ठीक है। सो जो हम पढ़ रहे हैं ड्यूरेबिलिटी, इसके अंदर कितने पार्ट्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, ड्यूरेबल किया गया है, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल का आपने लिख लिया, जो लंबे टाइम तक चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, जो लंबे टाइम तक नहीं चलते, शॉर्ट टाइम तक चलते हैं। और नेक्स्ट होती है आपकी सर्विसेज, ओके, जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है यूजेस के बेस पे, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिस्ट एंड अनसाउटेड गुड्स। जो कन्वीनियंस जो आपके गुड्स होंगे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये आप लिख लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा, कुछ एक्सटेंडेड भी हो जाएगा। यहाँ पे होते हैं स्टेपल, इम्पल्स, इमरजेंसी, ओके। नेक्स्ट आता है स्टेपल के अंदर। स्टेपल के अंदर फिर 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होगा, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल में आ जाता है लाइक मिल्क, ब्रेड। नॉन पेरिशेबल के अंदर आ जाएगा आपका शॉप से रिलेटेड आ जाएगा,
ओके, यानी कि जो खराब नहीं होते जल्दी, सोप लगा सकते हो, टूथपेस्ट लगा सकते हो। फिर इम्पल्स की अगर बात करते हो तो इम्पल्स गुड्स वो होते हैं जो आपकी शॉपिंग लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होते, लाइक आप चिप्स परचेज कर लेते हो, चॉकलेट्स परचेज कर लेते हो, वो आ जाते हैं आपके इम्पल्स गुड्स के अंदर। और अगर इमरजेंसी की बात करते हैं तो ये आता है आपका अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन में क्या आएगा, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे थे, आपको आगे जो है वो पुलिस आपको दिखाई देगी, तो आपने हेलमेट नहीं पहन रखा था और साइड में एक हेलमेट की शॉप थी, तो वहां से आपने परचेज कर लिया। या फिर आप एक ये एग्जांपल भी लगा सकते हो कि आप ऑफिस के लिए बाहर गए और आपको पता नहीं था कि आज बारिश आने वाली है, बारिश आ गई, एट दैट टाइम आपने अम्ब्रेला परचेज कर लिया, तो वो आ जाता है आपके इमरजेंसी के अंदर। होप सो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉपिंग गुड्स के। शॉपिंग गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिनको हम 3 से 4 मंथ तक चलाते हैं, नॉर्मली आप बोल सकते हो, लाइक आप क्लोथ लगा सकते हो, यहाँ पे क्लोथेस आप लगा सकते हो शॉपिंग गुड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलिस्टी। स्पेशलिस्टी के अंदर कौन सी आती है, ज्वेलरीज आ जाती है, ओके, तो ये सब आ जाता है आपका इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं अनसाउटेड गुड्स। अनसाउटेड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, अनसाउटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके जिन जिन गुड्स को हम खुद से या फिर जो कस्टमर है वो खुद से परचेज नहीं करता, कोई भी जो पर्सन होता है जब उसको फोर्स करता है, बताया जाता है, तभी उन गुड्स को परचेज किया जाता है। लाइक LIC की पॉलिसीज होगी, जो पॉलिसीज बनाते हैं वो क्या करते हैं, घर पे आके समझाते हैं, बताते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो वो क्या होती है आपकी अनसाउटेड गुड्स होते हैं, यानी कि उसके बारे में जो कस्टमर है उसको फोर्स किया जाता है, उसको बताया जाता है, आफ्टर दैट क्या करते हैं, परचेज करते हैं, अपने आप से परचेज नहीं करते। देन आ जाते हैं इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में क्या क्या आ जाएगा, मटेरियल पार्ट आ जाएगा, कैपिटलिस्ट इंस्टॉल द प्लांट आ जाएगा, एंड सप्लायर्स एंड बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में देखिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे बोला गया कि कितनी स्टेजेस होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, मैच्योरिटी, सैचुरेशन एंड डिक्लाइनिंग स्टेजेस होती है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहले क्या होता है, हमें प्रॉफिट बहुत कम होता है क्योंकि जो हमारी सेल होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, यहाँ से कम होता है, बिल्कुल जीरो होता है, फिर धीरे धीरे हमारी जो सेल है वो बढ़ना स्टार्ट होती है, मैच्योरिटी पे आती है सैचुरेशन, डिक्लाइनिंग द सेल, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में कि किस तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चलती है और कौन कौन सी स्टेजेस आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। अब हम बात करते हैं पीएलसी के फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पीएलसी को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 रेट ऑफ टेक्निकल चेंजेस, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो भी पीएलसी को अफेक्ट करते हैं। एंड कम्पिटिटिव एंट्री, कुछ अगर नई फर्म आ जाए मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वो भी अफेक्ट करती है। रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट। अब अगर प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग के अंदर हम इंक्लूड करेंगे जब हमें कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें प्राइस डिसाइड करना पड़ता है ना, प्राइस डिसाइड। ये तो नहीं है कि आपने प्राइस डिसाइड नहीं किया और आपने मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल करने लग गए। सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्राइस को भी सेट करने के लिए। लाइक यहाँ पे आता है जैसे कि प्राइस क्या होगा कि उससे क्या होता है, आपका रिवेन्यू क्रिएट हो रहा है ना एक तरीके से, कि कितना आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वहां से क्या आएगा, आपका रिवेन्यू आएगा। प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे कि मेथड्स की अगर बात करते हैं, सो कॉस्ट बेसिस पर मेथड्स यहाँ पे क्या करते हैं, पूरी जो कॉस्ट है उसको कवर की जाती है। यूनिट कॉस्ट को अगर आप फाइंड आउट करोगे तो कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं जो आपको लर्न करने हैं। वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय में यूनिट सोल्ड। अगर मार्कअप प्राइस की अगर बात करेंगे तो यूनिट कॉस्ट 1 माइनस में डिजायरेबल रेट, कि जितना आपने डिजायरेबल रेट रखा है उसी को आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, फिर आपका फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट टारगेट रिटर्न, कितना आपका टारगेट है कि आपका इतना रिटर्न होना चाहिए, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, आपका यूनिट कॉस्ट प्लस में ROI, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे आ जाता है आपका इनटू में कैपिटल एम्प्लॉय डिवाइड बाय में एक्सपेक्टेड सेल।
नेक्स्ट होता है फिर ये आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग जो है वो मेथड्स दिए गए हैं। कंपटीशन बेस पे कर सकते हो, डिमांड बेस पे कर सकते हो, परसीव वैल्यू प्राइसिंग एंड बिड प्राइसिंग। देन इसके भी कुछ मेमोरेबल पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हम रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ब्लैक बॉक्स मॉडल इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आपके पेपर में आ जाता है ब्लैक बॉक्स मॉडल, तो ब्लैक बॉक्स जो मॉडल होता है वो आपका कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेट होता है, यानी कि बायर के माइंड से रिलेटेड होता है, जहाँ से आपको पता चलता है कि जो एक बायर है वो क्या, उसकी क्या बिलीफ है, क्या वैल्यू है, क्या माइंड सेट है, वहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एक आपका DAGMAR अप्रोच इन मार्केटिंग यूज टू मेजर द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। D से होगा आपका डिफाइन, A से एडवर्टाइजिंग, G से गोल फॉर, M से मेजरिंग, A से एडवर्टाइजिंग, R से रिजल्ट। ओके, ये फुल फॉर्म होती है तो पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। आप अपने नोट्स में या फिर अलग से नोटबुक में आप राइट डाउन कर लीजिए इनको। सो ये जो इसके अंदर क्या क्या बोला गया, डिफाइन एडवर्टाइजमेंट गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट, यानी कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट की है उसका क्या रिजल्ट आया है उसको मेजर करने के लिए हम किस अप्रोच का यूज करते हैं, डिगमार अप्रोच का हम यूज करते हैं। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को जानने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है फिर आपकी, नेक्स्ट आती है हार्वर्ड शुड मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर इज पॉपुलर नोन एज अ मशीन मॉडल। अब आती है ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग किसको बोलेंगे हम, ऐसे जो भी प्रोडक्ट हमें सेल किया जा रहा है या फिर अगर मान लीजिए कोई भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा रही है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि ह्यूमन की नीड को और वॉन्ट्स को भी सेटिस्फाई करे और साथ के साथ नेचुरल इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करे। डिटर्मिनेटिकल का मतलब होता है हार्मफुल। ओके, आइए फिर नेक्स्ट करते हैं हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। पैटर्न किस तरीके का होता है, आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी होती है उसकी जो PLC होती है लॉन्गेस्ट होती है प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। प्रोडक्ट फॉर्म की जो होती है यानी कि विद इन अ कैटेगरी कितने प्रोडक्ट है, विद इन कैटेगरी, ये होती है आपकी प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर वन सेवरल वैरायटी शेप, यहाँ पे क्या जाए आपका कि जो भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो PLC है वो कितने टाइम तक चल रही है, कितने टाइम तक किस तरीके से PLC आप क्रिएट करते हो। ब्रांडेड प्रोडक्ट शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। नेक्स्ट आती है फिर आपकी सिंक्रोनियंस मार्केटिंग। सिंक्रोनियंस मार्केटिंग कौन सी होती है, सिंक्रोनियंस मार्केटिंग होती है जो कि आपकी हेल्पफुल करती है जो इरेगुलर जो डिमांड होती है उसके पैटर्न को सॉल्व करने के लिए। या जैसे कि ये नहीं होता कि कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड सीजनल होती है, बट अगर आप विदाउट सीजन में उनको परचेज करते हो तो आपको कुछ ऑफरिंग दे देते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, आपको कुछ इंसेंटिव्स दे देते हैं, या फिर आपको बोल दिया जाता है कि आपको ये ऑफर मिल रहा है एट दैट टाइम। तो वो क्या होती है, आपकी सिंक्रोनियंस मार्केटिंग होती है जो किस लिए की जाती है, फॉर irregular demand of the product। देन आता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर क्या आएगा, एक प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, जब किसी भी कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, बेटर फीचर्स होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, क्वालिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, या फिर आप कुछ क्रिएटिविटी करके दे रहे हो, आप कुछ फीचर्स को ऐड करके दे रहे हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन्वेस्ट स्ट्रेटजी होती है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी सेलेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। हार्वेस्ट स्ट्रेटजी जो होगी वो नॉट वारंटिंग सब्सटेंशियल न्यू रिसोर्सेज एंड डाइवर्स स्ट्रेटजी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आता है नो रिसीविंग ऑफ न्यू रिसोर्सेज। तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, ओके तो हमने यहाँ तक किया है पूरा मार्केटिंग के बारे में हमने कर लिया है कि क्या क्या जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो भी हमारे कंसेप्ट है वो हमने ऑल ओवर कंसेप्ट को हमने स्टडी कर लिया है। होप सो आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो अच्छे अच्छे कमेंट की करके मेरे को बताइए कि आपको कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम है या फिर कहाँ कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।